हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। डेली बेसिस में स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो। जो भी डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं वो इसी चैनल पे हो रही हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। ऑलरेडी हमने आज हमारे है पेपर 1 की क्लास, हम अल्टरनेट डेज पे क्लास लगा रहे हैं। एक दिन पेपर 2 कॉमर्स की लगती है, एक दिन पेपर 1 की लगती है। कल हम अपनी पेपर 2 कॉमर्स की लगा चुके हैं क्लास। आज हम आगे अपने सिलेबस की जर्नी कंटिन्यू करेंगे पेपर 1 की। हमने अपनी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड की स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने टीचिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कर लिए हैं। सेकंड लाइन भी हमारी कंप्लीट है अप टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, स्पोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। आज इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, डिटेल में समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की क्लास की भी। स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारा कुछ कर लिया था। हमने करना है बेसिकली फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, स्पोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, टीचिंग कौन करता है? एजुकेटर, फैसिलिटेटर। जब वो टीचिंग का प्रोसेस कैरी आउट करता है ताकि जो लर्नर्स को बताया जा सके, समझाया जा सके, तो उसका मेन एम होता है जो उसकी टीचिंग है ना वो अफेक्टिव होनी चाहिए। अब जो अफेक्टिव टीचिंग है, हमने आगे अफेक्टिव टीचिंग की काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स भी की हैं, काफ़ी कुछ किया। आपको पता ही है अफेक्टिव टीचिंग क्या होता है। देखो, जो अफेक्टिव टीचिंग है ना, ये ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस होती है। अब जो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये वो जो आपका एजुकेशनल इकोसिस्टम है ना, उसके सारे एस्पेक्ट्स होंगे। यानी जैसे एक इकोसिस्टम होता है हमारी नेचर का, सेम तरीके में ना एक एजुकेशनल इकोसिस्टम भी होता है। उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्टिव टीचिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। इनको हमने स्टडी करना है। इसीलिए इन फैक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी टीचिंग अफेक्टिव नहीं है तो आप जितना डिज़ायर कर रहे हो ना कि आपको आउटकम यानी लर्निंग आउटकम आपको मिले लर्नर्स की तरफ से, वो आपको नहीं मिलेगी। माइट भी जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है वो भी पैसिव हो जाएगा, लर्निंग पैसिव हो जाएगी, लर्नर्स अपने आप को इंगेज नहीं कर पाएंगे, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फोस्टर कर ही नहीं पाएंगे। जो ये फैक्टर्स हैं इनको 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, जो हम मेजर उनके नाम के अकॉर्डिंग समझे। सबसे पहले आती है टीचर की, फिर लर्नर की, तीसरे नंबर पे स्पोर्ट मटेरियल, चौथे नंबर पे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, पांचवें नंबर पे लर्निंग इन्वायरमेंट और छठे नंबर में इंस्टीट्यूशन के। इन 6 हेडिंग्स के अंदर हम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो आपकी अफेक्टिव टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनका इम्पैक्ट पड़ता है टीचिंग पे। यानी जो ये फैक्टर्स है ना, ये इम्पैक्ट करते हैं टीचिंग को। ये अगर आप इनको यानी आपका एजुकेटर, फैसिलिटेटर अच्छे से या टीचर इसको समझ पाएगा तो वो एक ना ऑप्टिमल कंडीशन बना पाएंगे। वो अपने टीचिंग की इंस्ट्रक्शनल एड्स को मॉडिफाई कर पाएंगे, टीचिंग को डिजाइन अच्छे से कर पाएंगे, अपनी इन्वायरमेंट को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे, जो लर्निंग है और जो एजुकेशनल आउटकम्स निकलनी है वो इनहेंस हो पाए, वो अच्छे से जो डिजायरेबल है वो निकल पाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं टीचिंग को, डाटा रिलेटेड टू टीचर। अब हैं ये फैक्टर्स, ये टीचिंग को भी अफेक्ट कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट रिलेटेड टीचर के साथ है। इनको देखते हैं। सबसे पहला आता है नॉलेज और एक्सपर्टाइज। देखो, टीचर हुआ, एजुकेटर हुआ या फैसिलिटेटर हुआ, सेम ही चीज़ है, वन एंड सेम थिंग। इसकी नॉलेज और एक्सपर्टाइज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की बहुत ज़्यादा टीचिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है। सिंपल वे में बताता हूँ। अगर मान लो जैसे
अब मैं आपको यूजीसी नेट की कोचिंग दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल दोनों पेपर्स करवा रहा हूँ। मेरी क्या नॉलेज है, मेरा क्या एक्सपर्टाइज है, इस पूरे टीचिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। जितना मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा उतना ही मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, उतनी हमारी जो मेरे टीचिंग की क्वालिटी है वो हायर लेवल पे जाएगी। ये फैक्टर ये कहता है, यानी टीचर को ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब उसको पूरा पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसने करवाना क्या है। अगर बीच में से उठकर कोई भी एक लर्नर कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स टीचर को देना पड़ेगा। ये तब भी पॉसिबल है अगर उसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है कंटेंट की, जो अलाउ करेगा टीचर को कि वो इंफॉर्मेशन यानी जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसे कन्वे कर पाए लर्नर को, पूरी एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस कॉन्सेप्ट्स की या इश्यूज की प्रोवाइड कर पाए, और जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी क्वेश्चंस को अफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अगर उनको नॉलेज एक्यूरेट प्रोवाइड की गई होगी। सो नॉलेज और एक्सपर्टाइज टीचर के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट का। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का, क्योंकि हर कोई एक्सेल हर एक सब्जेक्ट में कोई एक्सेल नहीं कर पाता, हर बंदा एक ही सब्जेक्ट में एक्सेल कर पाएगा। सेकेंड आते हैं पेडागॉगिकल स्किल्स। अफेक्टिव टीचिंग के लिए पैडागॉगिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट सबसे मोस्ट ऊपर होती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पैडागॉगिकल स्किल्स में आपको क्या क्या आप कह सकते हो, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज कैसे यूज, कौन सी यूज कर रहे हो, टीचर को कितनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के बारे में पता है, कौन सी वो यूज कर रहा है, अगर वो यूज कर रहा है उसके यूज में वो कितना इफेक्टिव है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो टीचर्स लगा लो, देखो एक टीचर का क्लासरूम पूरा वेल डिसिप्लिन्ड है, दूसरा फिश मार्केट बना हुआ है। सो अफेक्टिव टीचिंग आप सोच सकते हो कि वहीं पे होगी, यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। सो आप क्लासरूम टीचर कैसे मैनेज करता है, ये भी उसकी पैडागॉगिकल स्किल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट टेक्निक्स। आप फॉर्मेटिव वे में असेसमेंट कर रहे हो, समेटिव में कर रहे हो, डिपेंड करता है टीचर पे किस तरीके की वो असेसमेंट टेक्निक यूज कर रहा है अपने लर्नर्स की नॉलेज को असेस करने के लिए, ठीक है, और उसकी टीचर की क्या एबिलिटी है कि वो डिफरेंट जो टीचिंग के मेथड्स अवेलेबल है वो किस तरीके से उनको अडेप्ट करे, जितने उसके डाइवर्स नीड्स हैं लर्नर्स के उनको ध्यान में रखते हुए। यानी सिंपल में हर लर्नर एक इंडिविजुअल है, उसमें डिफरेंसेस होंगे, उसको टीचिंग के उनकी जो टीचिंग के मेथड्स के रिलेटेड प्रेफरेंस होगी ना वो भी अलग अलग होगी। सो टीचर किस तरीके से क्या उसकी एबिलिटी कि वो अडेप्ट कर ले टीचिंग मेथड्स को, हर जितना उसके लर्नर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ये सारा कुछ पैडागॉगिकल स्किल्स के अंदर आता है। अब जो टीचर है जिसके पास बहुत सारी पैडागॉगिकल स्किल्स होती हैं, यानी उसके पास रेंज ऑफ पैडागॉगिकल स्किल्स हैं, अच्छा है वो इस चीज़ में, तो वो स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाएगा अच्छे से, जो लर्निंग का प्रोसेस है उसे अच्छे से फैसिलिटेट कर पाएगा, और जितने भी लर्नर्स हैं उसके बीइंग इंडिविजुअल्स जिनके भी उनकी जो नीड्स हैं उनको अच्छे से एड्रेस किया जा सकेगा अगर उसके पास पैडागॉगिकल स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। देखो टीचर की क्या एबिलिटी है, उसके पास क्या एबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करेगा क्लियरली विद स्टूडेंट्स, ध्यान से स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स को या आइडियाज को भी अटेंटिवली लिसन करेगा, उन्हें सुनेगा, एक स्टूडेंट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा, मतलब डर वाली नहीं, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, ट्रस्ट की होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की होनी चाहिए। ये बहुत चीज़ ज़रूरी है अफेक्टिव टीचिंग के लिए। अगर आपकी एक तो आप अपनी बात नहीं अच्छे से स्टूडेंट्स को समझा पा रहे हो, दूसरी बात है यार उनकी आप बात सुनते नहीं हो, अपनी समझा नहीं पा रही हो, उनकी सुनते नहीं हो, और जो रिलेशनशिप है वो डर किया, वो डरते हैं आपको कुछ कहने से, तो वो अफेक्टिव टीचिंग में कभी रिजल्ट करेगा ही नहीं। देखो जो अफेक्टिव टीचर्स होते हैं ना, वो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी है, यानी जो गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, जो एक्सप्लेनेशंस देनी है किसी टॉपिक की या अपने कोई इशू की, तो और जो फीडबैक उन्होंने रिसीव करनी है स्टूडेंट्स से वो अफेक्टिवली करते हैं, यानी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक ना सपोर्टिव क्लास एनवायरनमेंट बन जाएगी, यानी वो ऐसी एनवायरनमेंट होगी जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। इसमें से जो आपकी यानी जो टीचर की स्टूडेंट्स या लर्नर्स के साथ इंटरेक्शंस होंगी ना, यानी जब वो यानी मतलब मान के चलो जब टीचर बोलेगा
स्टूडेंट अच्छे से सीखेगा। जब स्टूडेंट कोई आइडिया सजेस्ट करेगा टीचर उससे अच्छे से सीखेगा, यानी ये इंटरेक्शंस होंगे ना, ये मीनिंगफुल बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है टीचिंग स्टाइल एंड पर्सनैलिटी। देखो हर टीचर के, हर एजुकेटर के, हर फैसिलिटेटर के अपने टीचिंग स्टाइल है, उनकी अपनी पर्सनैलिटीज है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने आपको स्टूडेंट्स लर्नर के बीच में करवाया ना, सेम टीचर्स में भी होते हैं, क्योंकि हर बंदा, टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, यानी हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है। सो जो उनकी पर्सनैलिटीज होंगी ना वो भी डिफरेंट होंगी। सो वो उनका जो स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचर्स की पर्सनैलिटी स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट डालेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो अथॉरिटेटिव स्टाइल में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं हमारी चले, उन्होंने नहीं स्टूडेंट्स की सुननी। कुछ ऐसे होते हैं जो फैसिलिटेटिव या स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को मानते हैं, वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनके व्यूज़ को, उनकी एक्सप्लेनेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। सो ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी ट्रेट कैसा है बंदे का, यानी जो टीचर है उसका क्या पर्सनैलिटी ट्रेट है। सो वो पर्सनैलिटी ट्रेट टीचिंग के स्टाइल पे इम्पैक्ट डालेगा। अब जो टीचर्स है ना, एक तो वो अप्रोचेबल होने चाहिए, यानी यहां आप ऐसे कह सको जो टीचर्स अप्रोचेबल हैं, सपोर्टिव हैं, एंथुसियास्टिक है, वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तीनों का मतलब समझो। अप्रोचेबल मतलब देखो एक टीचर ऐसा होता है, अगर मान लो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ गई, उसने कुछ पूछना है, एक इतना फ्रेंडली टीचर या फ्रैंक बिहेवियर वाला होगा, स्टूडेंट 1 मिनट में चुटकी मार के उससे पूछ लेगा बिना डर के, किसी कोई हिचक झिझक होगी नहीं। दूसरा टीचर खड़ूस, खड़ूस नहीं चलो कह सकते, मतलब अथॉरिटेटिव कह दो, आप अथॉरिटेटिव समझ लो, मतलब वो फ्रेंडली नेचर का नहीं है, स्टूडेंट डरेगा उससे कुछ पूछने से लिए। सो ये चीज़ लर्निंग एनवायरनमेंट अगर आपने पॉजिटिव बनानी है तो बड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। टीचर सपोर्टिव होने चाहिए। एक टीचर ऐसा होगा जो स्टूडेंट्स के हर आइडिया को कहीं ना, चाहे उसने कुछ गलत ही जवाब दिया है बट उसने रिप्लाई तो किया ना, एटलीस्ट पैसिव आइडल बनने से अच्छा तो रिप्लाई तो दे रहा है ना स्टूडेंट, जो उसको सपोर्ट करेगा उसकी एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगी। मान लो दूसरा टीचर ऐसा, एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया, उसने गलत किया, उसकी इंसल्ट कर दी, उसकी मतलब फुल क्लास में इंसल्ट कर दी कि आपको आता नहीं है कुछ वगैरह वगैरह वगैरह, या वो एनवायरनमेंट नेगेटिव होगा। एंथुसियास्टिक, इनकरेज करने वाला, जो पूरा एनर्जेटिक होगा टीचर, उसकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी लर्निंग। ठीक है, लास्ट इस पे मेजर फैक्टर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखो टीचर्स एक ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को हमेशा सीखना ही पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स सीखते ही रहते हैं हर दिन सेम तरीके, टीचर्स को भी अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा अगर उन्होंने इफेक्टिव टीचिंग को अचीव करना है। सो उनको उनकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स की। यानी टीचर्स को अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल, यानी जो उनका तो प्रोफेशन है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, यानी टीचर्स एक प्रोफेशन में इंडल्ज होते हैं, वो टीच करते हैं, वो नॉलेज बांटते हैं, उसके बदले उनको अर्निंग्स होते हैं, दैट्स एवरीवन नोस, सबको पता है टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ठीक है, सो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक तो उनको अपडेटेड रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब उनको अपडेटेड किस चीज़ के रिगार्डिंग रहना है, क्या लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उनके सब्जेक्ट मैटर में, क्या इंस्ट्रक्शनल मेथड्स नए बन रही है स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, लर्नर्स को टीच करने के लिए, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अपने आप को इंगेज कर लेते हो, यानी टीचर्स ने अपने आप को इंगेज कर लिया कि वो अपने आप को भी अप टू डेट रख रहे हैं, वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट खुद की कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे टीचर्स की जो नॉलेज है एक तो प्रायर होगी, एक साथ के साथ जो नहीं मिल रहा वो दोनों आपस में इकट्ठी होके इनका टीचर का लेवल ऊपर ले जाएंगी। टीचर की टीचिंग प्रैक्टिसेस और स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी जितना टीचर खुद अपडेटेड रहेगा उतनी ही अपडेटेड नॉलेज वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। यानी देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक टीचर ऐसा है जिसने अपने आप को लिमिट कर लिया, बस जो उसे आता है वो ही पढ़ाई जा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी अर्निंग। समझ गए, पैसे कमाने के चक्कर में बस जो उसने एक बार पढ़ लिया, डिग्री कंप्लीट कर ली, वो ही पढ़ाई जा रहा। एक टीचर ऐसा होगा जो अपने आप को, जो उसे नया सीखने को मिल रहा है डेली वो सीख रहा है, वो साथ के साथ अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करता जाता है, वो ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स के पास ऑन हो रही है। सो दिस टीचर विल बी मोर इफेक्टिव।
ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम करने जा रहे हैं ऐसे फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे। अब ये पहले हमने टीचर के साथ रिलेटेड किए, अब हम लर्नर के साथ। अब ये फैक्टर सारे लर्नर्स के हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है रेडीनेस टू लर्न। जो बच्चा टीचर से पढ़ने आ रहा है वो कितना खुद मतलब कह लो कि वो उसके अंदर कितने विलिंगनेस है, वो क्या रेडी है वो पढ़ने को, क्या वो कुछ सीखना चाहता है, वो लर्न करना चाहता है। देखो एक दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट टीचर के पास पढ़ने को आते हैं, एक से जस्ट फियर यानी डर के कारण आते हो कि हमें तो बस क्लास अटेंड करनी है, हमें अटेंडेंस चाहिए। ये दो बहुत डिफरेंस है। जो सीखने आता है वो एक्टिव बंदा होगा, वो उसकी लिसनिंग एक्टिव होगी, वो बहुत कुछ सीख के जाएगा टीचर से। जो पैसिव है यानी जो सिर्फ क्लास में अटेंडेंस के लिए आता है, उसने अपने कानों के दरवाजे बंद कर लिए हैं, उसने बस सुनना नहीं है, बस सिर हिलाई जाएगा, मुझे आ गया समझ, बट उसे आएगा कुछ भी समझ। ये पहला फैक्टर है। इसमें आप मोटिवेशन कह सकते हो, बच्चे की कैसी है लर्निंग के रिगार्डिंग, इंगेजमेंट कैसी है, उसकी प्रायर नॉलेज कैसी है, ये मेन 3 चीज़ें हैं। देखो अगर तो बच्चा पूरा लर्नर देखो बच्चा मैं बारी बारी कह रहा हूँ, टीचर के लिए चाहे कौन सी मर्जी एज का स्टूडेंट हो वो बच्चा ही होता है, मतलब ठीक है, समझ गए हो। तो लर्नर की मोटिवेशन कैसी है, वो अंदर से मोटिवेटेड है या नहीं कि वो कुछ सीखना चाहता है, अपने आप को वो लर्निंग के प्रोसेस में एंगेज कर रहा है या अपने आप को बाहर रख रहा है उससे, उसके पास कोई प्रायर नॉलेज है। देखो प्रायर नॉलेज तो सबके पास होती है, उसका कितना लेवल है, बिल्कुल लो लेवल है, मीडियम है या हायर है। अब उसके पास कैसे स्किल्स हैं कि वो अपने प्रायर नॉलेज को न्यू नॉलेज को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें टीचिंग के प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगी। देखो टीचर जितना मर्जी इफेक्टिव हो जाए, जितना मर्जी वो अप टू डेट हो, सबसे अगर बच्चा सुनना ही नहीं चाहता तो टीचिंग किसी भी वे में इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगी। आज के टाइम पे अगर मैं प्रेजेंट एग्जांपल दूं तो मोबाइल फोन्स सबसे बड़े दुश्मन है इफेक्टिव टीचिंग के। अगर आप कॉलेजेस में चले जाओ, ट्यूशन सेंटर्स पे चले जाओ, यानी ट्यूशन सेंटर्स इन दी फॉर्म आप कह सकते हो लाइक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको कोचिंग्स प्रोवाइड करता है। बच्चे फोन में ही इंडल्ज रहते हैं, टीचर को सुनते ही नहीं है। ये चीज़ एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्टिव टीचिंग कभी होने ही नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। देखो जैसे हर टीचर का डिफरेंट टीचिंग स्टाइल है ना, सेम तरीके लर्नर का अपना डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। टीचर की अपनी प्रेफरेंसेस टीच करने की, लर्नर की अपनी प्रेफरेंस की, उन्होंने सीखना कैसे, उनका क्या लर्निंग स्टाइल है। किसी को देख के ज़्यादा सीखा जाता है विजुअल, किसी को सुन के ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक, यानी हर लर्नर एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल प्रेफर करेगा। अब जो टीचर लर्नर्स के स्टाइल को अच्छे से समझ लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि उनको पता चल जाता है कि क्योंकि देखो लर्नर्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होगी। अगर टीचर इन प्रेफरेंसेस को समझ गया और वो इन सभी चीज़ों को अकोमोडेट करके अपने जो इंस्ट्रक्शनल मेथड या टीचिंग मेथड उनको उस तरीके से प्रेजेंट करता है या मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो डैम श्योर है टीचिंग को इफेक्टिव बना पाएगा और जितनी भी इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स हैं उनको केटर कर पाएगा, ठीक है। आगे आता है कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड डेवलपमेंट्स। देखो जैसे लर्नर के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है ना, सेम तरीके लर्नर्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज भी डिफरेंट है। अब उनकी बीइंग एन इंडिविजुअल विद अ डिफरेंट नीड्स, यानी वो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अलग अलग नीड्स हैं, सो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी अलग अलग होगी। हर बंदे की मेमोरी अपनी है, यानी उसको कितनी जल्दी याद हो रहा है या समझ आ रहा है या वो अपनी मेमोरी में रिटेन कर रहा है। अटेंशन स्पैन, कितना टाइम तक हर बंदा एक टीचर को अटेंटेटिवली सुन सकता है, यानी कितने तक टाइम पीरियड के लिए वो कंसंट्रेशन बनाए रख सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोई बच्चा एकदम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, कोई टाइम लेगा, कोई कर ही नहीं पाएगा। इंफॉर्मेशन जो टीचर प्रोवाइड कर रहा है उसके प्रोसेसिंग की स्पीड या एबिलिटी कैसी है, ये सब कुछ कॉग्निटिव स्किल्स में आता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट होती हैं हर लर्नर की। अब जो टीचर है ना, उसे ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर वो इनको इग्नोर करता है तो लर्निंग कभी इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगी। अगर वो इनको कंसीडर करेगा तभी एक एप्रोप्रिएट सपोर्ट और स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। यानी आप टीचर एक
अच्छे से लर्नर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिससे लर्नर्स डेवलप कर पाएंगे अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटीज को, क्योंकि कॉग्निटिव कैपेसिटीज एक ऐसी चीज़ है जिनकी डेवलपमेंट पॉसिबल है अगर उनको अप्रोप्रिएट टाइम पे सही सपोर्ट मिली हो टीचर्स की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आते हैं कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। देखो हर बंदा एक बैकग्राउंड यानी कल्चर से बिलोंग करता है, सेम तरीके से लर्नर्स भी डाइवर्स कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। आप एक बैकग्राउंड के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एरिया में जहां मर्जी इंडिया में चल जाओ, जौन सी मर्जी स्टेट में चले जाओ, जौन से मर्जी स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हर इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड एंड डाइवर्स इकोनॉमी। आपको हर ऐसा लर्नर मिलेगा ही जो डिफरेंट कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आएगा ही आएगा। सो ये फैक्टर लर्निंग के एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। देखो जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग है, यानी जैसे अफेक्टिव टीचिंग है ना, उसमें आता है कल्चरली रिस्पॉन्सिबल टीचिंग, यानी वो एक्नॉलेज करेगी और इनकॉर्पोरेट करेगी लर्नर के कल्चरल आइडेंटिटीज को। पहले समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो जो कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग है वो हर कल्चर यानी जितने भी डाइवर्स कल्चर है जिसमें से उनके पास लर्नर्स आ रहे हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगी, उनकी हर कंसीडरेशन को अकाउंट में लेगी, उनकी हर नीड को ट्राई करेगी कि फुलफिल हो पाए। यानी ये सब कुछ अफेक्टिंग टीचर में किसके द्वारा ट्राई किया जाएगा? टीचर के द्वारा। जो कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग है वो लर्नर्स की जितनी भी कल्चरल आइडेंटिटीज है उन्हें ड्यू कंसीडरेशन देगी, अच्छे से एक्नॉलेज करेगी और इनकॉर्पोरेट करेगी टीचिंग के टाइम पे। उनके एक्सपीरियंसेस को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो लैंग्वेजेस से वो बिलोंग करते हैं, जो उनके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स है, ट्राई किया जाएगा कि हर बंदे को उनकी लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा सके। मतलब कहीं ना कहीं आप मतलब मान के चलो, सपोज करो एक होती है कॉमन लैंग्वेज जिसमें तो टीचिंग होनी ही होनी है, ठीक है, ये तो नो डाउट है ना। सपोज करो अगर मैं आपको एग्जांपल बना के दूं, उससे समझाऊं, तो मान लो एक क्लासरूम है, टीचर टीच करने आया, उनका पीरियड आ गया, सब्जेक्ट पीरियड आ गया, ठीक है, उसमें इंडियन स्टूडेंट्स हैं, साथ में ना 5 फॉरेनर्स हैं दैट हैव केम फ्रॉम यूएस और से कनाडा, ठीक है। अब इंडिया में जो 5 स्टूडेंट्स फॉरेनर्स हैं वो हो गए, इंडिया में भी एक पंजाब से हैं, पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो तो कॉमन लैंग्वेज, वो तो यूज होनी होनी है, ठीक है। गुजराती, 1-2 स्टूडेंट्स गुजराती भी है बट उनको हिंदी और इंग्लिश साथ में दोनों आती हैं, ठीक है। ये अब डाइवर्स कल्चर से हो गए। अब जो टीचर है वो क्या करेगा? देखो एक तो उसने सबसे पहले तो हिंदी जो मेन नेशनल है वो सभी को आती है, इवन मान लो कि फॉरेनर्स को भी समझ आती है, वो अपनी स्टडी को यानी टीचिंग को स्टार्ट कर देगा उस लैंग्वेज में। जब लेक्चर कंडक्ट होगा ना, टीचर क्या करेगा? बीच बीच में इंग्लिश बोलेगा और साथ साथ गुजराती भी बोलेगा, उसको आती है, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है कि टीचर को गुजराती आती नहीं, आती है, ठीक है। इससे क्या होगा? देखो नो डाउट हर डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट को हिंदी समझ आती है, वो क्लास को समझ लेंगे उसमें, बट अगर जब आप उनके कल्चर यानी लैंग्वेज को थोड़ी सी भी प्रेफरेंस हो, चाहे उनको जस्ट 2 मिनट्स के लिए यूज करो ना, उसमें क्या होगा? वो अपने आप को इंक्लूसिव समझेंगे, वो कहेंगे कि हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें भी हमारी लैंग्वेज में समझाया जा रहा। उनका जो सुनने का लेवल है ना वो और एक्टिव हो जाएगा, वो ट्राई करेंगे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने में, ठीक है। इससे अफेक्टिव लर्निंग प्रमोट होगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल नीड्स एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। देखो कुछ लर्नर्स है ना, उनमें ना कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ठीक है। हर बंदा मतलब ठीक है नॉर्मल है वो, बट उनमें कहीं ना कोई किसी प्रकार की ना डिफिकल्टी उनको माइट भी फेस करनी पड़ सकती है। उनमें कोई डिसेबिलिटी होगी या और कोई स्टूडेंट्स में स्पेशल नीड्स होंगे जिनको ना टारगेटेड इंटरवेंशंस चाहिए एंड अकोमोडेशंस चाहिए। मतलब क्या इन 2 वर्ड्स का, यानी उन स्टूडेंट्स को ना इंडिविजुअल लेवल पे कुछ सपोर्ट चाहिए, उनको एक इंडिविजुअली अटेंशन देनी पड़ेगी, उनकी जो नीड्स हैं उनको जो उनके रिक्वायर्ड नीड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है अफेक्टिव टीचिंग के लिए। यानी आप किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। जो आप नॉर्मल स्टूडेंट्स जिनमें कोई प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी नहीं है या जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, जो प्रेफरेंस आप उनको दे रहे हो सेम उनको देनी पड़ेगी, तभी एक टीचर इफेक्टिव बन पाएगा।
यानी टीचर्स, वो टीचर्स जो अच्छे से नॉलेजेबल है, यानी जिनको अच्छे से पता है, जिनके पास हर जो लर्निंग जो हमारी डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं उनके पास नॉलेज है। यानी टीचर को ये भी पता है नॉर्मल बच्चे को कैसे पढ़ाना, विद डिसेबिलिटी को कैसे पढ़ाना, स्पेशल नीड्स को कैसे कैटर करना, उसके पास अच्छी थॉरो नॉलेज है हर चीज़ की। वो ही टीचर अफेक्टिव टीचिंग को इनकरेज कर पाएगा, वो अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा, डिफरेंशिएशन और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन उन बच्चों को प्रोवाइड कर पाएगा। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपकी टीचिंग डैम श्योर इट विल बी अफेक्टिव। ओके, आगे हम अब करने जा रहे हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम फैक्टर्स करने जा रहे हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे, बट वो अब स्पोर्ट मटेरियल के साथ रिलेटेड है। पहले हमने टीचर के साथ रिलेटेड किया, फिर लर्नर के साथ किया, अब स्पोर्ट मटेरियल के साथ। सबसे पहले आता है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। करिकुलम और टेक्स्ट बुक जो टीचिंग के टाइम पे फॉलो की जाती है, जिसकी सपोर्ट ली जाती है, वो कितनी, उसकी क्या क्वालिटी है, सुपीरियर, नॉर्मल या लो, क्या रेलेवेंस है करिकुलम का और टेक्स्ट बुक का, रेलेवेंट है भी या नहीं है, ये चीज़ें टीचिंग पे इम्पैक्ट डालेंगी। यानी आपका जो करिकुलम है ना, उससे वेल डिजाइंड होना पड़ेगा, जो आपके एजुकेशनल गोल्स के साथ अलाइन होगा। अगर आपका करिकुलम ही वेल डिजाइन नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं है आपने करवाना क्या पूरे साल में, मतलब जो आप बेस को, यानी जो सिलेबस या करिकुलम को फॉलो कर रहे हो उसमें खुद ही श्योरिटी नहीं है, वो ही हैप्पैज़ार्ड है, तो वो आपके एजुकेशनल गोल के साथ कभी अलाइन कर ही नहीं पाएगा। यानी इन शॉर्ट ये ना, सिलेबस जो आपको आता है, सिलेबस करिकुलम का एक हिस्सा होता है। अगर आपका सिलेबस जम्बल्ड हो, कोई एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाने तक कोई रिलेशन ही ना बने, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। सेम तरीके से करिकुलम भी वेल अलाइंड होना चाहिए। अगर आपका करिकुलम वेल डिजाइंड है, डैम श्योर वो आपके जो एजुकेशनल गोल है उसके साथ अलाइन करेगा। ये जो आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे इससे। ये आपको क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करेगा, मतलब आपने सिखाना क्या है और लर्नर्स ने सीखना क्या, क्या उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोहेरेंट कंटेंट प्रोवाइड करेगा। आपका जो कॉन्सेप्ट्स की सीक्वेंसिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, इजी से लेके डिफिकल्ट तक आप चलोगे। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते 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 पूरा बड़ा लार्ज कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, यानी टेक्स्ट बुक्स में वो ही मटेरियल होना चाहिए जो रेलेवेंट है, जो एक्यूरेट है और जो हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को इंगेज करने में, एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में और असेसमेंट्स को कंडक्ट करने में। ठीक है, तो ये तो था पहला फैक्टर। सेकंड आता है लर्निंग के रिसोर्सेज। देखो, अकेली अगर आपने इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो अकेला बुक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपको जस्ट एक बुक पकड़ के उसको ही करवा रहा है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो इन्वायरमेंट जो होगी वो इफेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगी, वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री लर्निंग रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करना पड़ता है। अगर आपने, यानी सप्लीमेंट्री जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड, मतलब आपको बने बनाए नहीं चाहिए, टीचर उनको प्रोवाइड करे। देखो, टीचर आपसे तो ज़्यादा ही क्वालिफाइड है ना, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लर्नर्स को वो सप्लीमेंट्री लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जैसे डिजिटल मटेरियल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इनकरेज करें, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हो गए या कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होगा। ये सारी चीज़ें इन्हांस करेंगी टीचिंग को और लर्निंग के एक्सपीरियंसेस को। देखो, जितना लर्नर्स के पास ज़्यादा एक्सेस होगा रिसोर्सेज का, बुक्स तो होंगी, साथ में मान लो स्कूल की कोई ऐप है जिसमें नोट्स मिल रहे हैं, डिजिटल है, स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, आप प्रेजेंटेशन से प्रोवाइड कर पढ़ा रहे हो, आप बुक से रीड नहीं कर रहे। जब टीचर टीच करवा रहा है वो प्रेजेंटेशन बोर्ड पे प्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रोजेक्टर के थ्रू, वो मल्टीमीडिया होगा, वो टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, अब आपके पास वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको एनरिच कर देगा। वो जितने भी लर्निंग, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स है और प्रेफरेंसेस है, हर को वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। देखो, अगर आप टेक्नोलॉजी को, जो डे टू डे प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर आप उसको टीचिंग में इंटीग्रेट करते हो तो वो इंगेजमेंट स्टूडेंट्स की को इन्हांस करेगा, इंटरेक्टिविटी बढ़ाएगा, यानी स्टूडेंट्स एक्टिव लिसनर्स बनेंगे, वो समझेंगे, उनको अच्छा एक्सेस मिलेगा इंफॉर्मेशन का।
देखो जो टीचर्स इन चीज़ों को इफेक्टिवली, यानी जितने भी टेक्नोलॉजी के टूल्स अवेलेबल है, यानी प्रेजेंटेशन बनाई, विजुअल हो गया, ऑडिटरी साउंड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, यानी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो टीचर इनको इफेक्टिवली यूज कर सकता है टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को, वो एक इनोवेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस को क्रिएट कर सकता है। उसमें स्टूडेंट्स को एज अ लर्नर इंगेज कर पाएगा अच्छे से, उससे कोलैबोरेशन दोनों की, टीचर और स्टूडेंट की, फैसिलिटेट होगी और टाइमली फीडबैक वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है इसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मैनिपुलेटिव्स। मैनिपुलेटिव्स हो गए, हैंड्स ऑन मटेरियल एंड विजुअल एड्स। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो अंडरस्टैंडिंग और एक्टिव इंगेजमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। समझो, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो एक ना कंपनी आई है आपके क्लासरूम में अपने ब्रांड को प्रमोट करने, दो दिन आए हैं, वो 2 दिन अलग अलग टाइम पे, मतलब एक दिन आए, फिर दोबारा से दूसरे दिन, मतलब 2 टीम्स थी, उनमें 10-10 मेंबर्स थे। जो पहले दिन टीम आई, सेम कंपनी का सेम ब्रांड है, बस उन्होंने प्रमोट करना है। जो पहले दिन टीम आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी टीम स्टेज पे खड़ी होगी क्लास के, बस अपना डिलीवर करती गई, बताती गई, बच्चे सुनते गए, ठीक है, और वो प्रमोशन करके चले गए, दैट्स इट। अगले दिन सेम कंपनी से सेम ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए एक दूसरी टीम आई। उन्होंने क्या किया, आते ही पहले हर बच्चे को पैम्फलेट, ब्रोशर प्रोवाइड किया, हर बच्चे को इंडिविजुअली कंपनी का, वो चीज़ों का जो उन्होंने बतानी है अभी। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट की, ठीक है, फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, प्रमोट करना अपने ब्रांड को शुरू किया। प्रेजेंटेशन के साथ साथ उन्होंने हाईलाइट किया कि बच्चे ब्रोशर पे यहाँ पे देखें। तो ये होते हैं विजुअल एड्स, ये होते हैं हैंड्स ऑन मटेरियल्स, ये मैनिपुलेटिव्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं अंडरस्टैंडिंग और एक्टिव इंगेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। इससे लर्नर्स को ज़्यादा समझ आता है, वो एक्टिवली अपने आप को इंगेज कर पाते हैं। ठीक है, जो टीचर्स इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और मैनिपुलेटिव्स को, जो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल की, जैसे कंपनी की सेकंड टीम अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाई, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा। यानी टीचर्स अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, उनके अच्छे से सोल्यूशन मिलेंगे, बच्चे उनको अच्छे से समझेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग होगी स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये फैक्टर्स होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे बट दैट आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। उनको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है, अब ये ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे, जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले आएगी फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। देखो, फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट वैसे तो आप बड़ा सिंपल है, फिजिकल मतलब जो आपका क्लासरूम है, जो उसकी एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो होती है फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें क्लासरूम आ गया, लेबोरेटरीज आ गई, लाइब्रेरीज कैसी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज कैसी हैं। देखो, क्लासरूम वेल वेंटिलेटेड है, बच्चा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, अच्छा आर्किटेक्ट है उसका। लेबोरेटरीज में आपके पास हर तरीके का केमिकल अवेलेबल है, हर चीज़ जो आपको रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है वो अवेलेबल है। लाइब्रेरीज में आपको अप टू डेटेड बुक्स मिल रही है। देखो, एक आपने लाइब्रेरी बना दी जिसमें बुक्स 20 साल पुरानी पड़ी है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। आपकी लाइब्रेरी बिल्कुल अप टू डेटेड है, आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पूरी अच्छी हैं। सो ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट करेंगी टीचिंग को। जितनी वेल डिज़ाइंड और एडिक्वेटली इक्विप्ड स्पेसेस होंगी, यानी जितनी मैंने आपको चीज़ें बनाई है, यानी क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी और एजुकेशन फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा ये वेल डिज़ाइंड होंगी, यानी बहुत अच्छी होंगी देखने में भी और फील करने में भी, और इनमें हर एडिक्वेटली अच्छी स्पेस है, टाइट कंजेस्टेड क्लासरूम्स और चीज़ें नहीं है ये, तो ये एक कंड्यूसिव एंड कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे। यानी इस इन्वायरमेंट में लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जितने भी आप टीचिंग मेथड्स यूज़ करोगे डिफरेंट उनको सपोर्ट करेंगी और कोलैबोरेटिव लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगी, क्योंकि बच्चा भी कंट्रीब्यूट करेगा, उसका इन्वायरमेंट अच्छी लगेगी। इसीलिए आज के टाइम में अगर आप स्कूल्स में जाओ
तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब नर्सरी के, एलकेजी और यूकेजी फर्स्ट सेकंड के, उनके क्लासरूम्स में आप देखोगे कलरफुल बेंचेस होते हैं, हर जगह कार्टून्स की पेंटिंग्स वगैरह बनी होती है, यानी बहुत ज़्यादा आई कैचिंग एनवायरनमेंट होता है। इससे वो एक तो उनको स्कूल जाना पसंद आएगा, दूसरा वो पढ़ेंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। देखो जितना ज़्यादा रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका एक्सेस होगा, यानी अब ये सारे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो जो वो चीज़ है उसके फैक्टर्स हैं सारे। देखो अगर आपके पास रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल उसका अच्छा एक्सेस होगा लर्नर्स के पास और इवन टीचर्स के पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी के टाइम पे एसी अच्छे से यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छे से चल रहा है, सर्दी के टाइम पे हीटिंग सिस्टम अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर लाइटिंग है, कहीं भी कोई अंधेरा नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, देखो इंटरनेट तो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल हाई बैंडविड्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी टूल्स हर तरीके का अवेलेबल है क्लास में, प्रोजेक्टर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्पीकर्स हैं ऑडिटरी स्टूडेंट्स के लिए। वो सारी चीज़ें बहुत क्रूशियल है अगर आपने टीचिंग को अफेक्टिव बनाना है। देखो जितने आपके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एडुकेट होंगे, जितने आपको प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के जो रिसोर्सेज हैं जो टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है वो एडिक्वेट आपके पास अवेलेबल है, वो टीचर्स को इनेबल करेंगे कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लिवरेज कर पाएँ, उन पे लिवरेज कर पाए, मल्टीमीडिया यूज़ कर पाए, ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इंस्ट्रक्शन और लर्न को और ज़्यादा इन्हेंस कर पाए। देखो बुक मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है, साइंस की लगा लो या कोई भी सब्जेक्ट की क्लास लगा लो, पहले टीचर ने बुक से करवाया, फिर प्रेजेंटेशन भी समझाई, अब बच्चे कहते हैं हमें ना थोड़ा सा अगर वीडियो के टाइप में मिल जाता तो अच्छा। मान लो वही क्लासरूम में नेट कनेक्टिविटी अच्छी थी, प्रोजेक्टर भी था, कंप्यूटर भी था, टीचर यूट्यूब पे गया डायरेक्ट, उसने वीडियो स्टार्ट कर दी, उससे बच्चे के दिमाग में अच्छे से चीज़ें बैठ जाएंगी। सो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस को इन्हेंस करेंगे और लर्नर्स को इंगेज करेंगी एक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। देखो जो आपके पास लर्निंग इन्वायरमेंट है वो सेफ और सिक्योर होनी चाहिए, ये इसेंशियल है इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग के लिए। अगर मान लो बच्चा पढ़ने आया बट उसे कहीं ना इनसिक्योरिटी फेस हो रही है, यानी उसे कहीं ना कहीं सेफ्टी महसूस नहीं हो रही, तो वो उसके टीचिंग के जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना उस पर ना इम्पैक्ट डालेगी। सो इन चीज़ों को भी ना बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है अगर आपने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, इसीलिए हम ये फैक्टर्स को स्टडी करने हैं। अब जो टीचर है लर्नर्स है उनको फिजिकली एंड इमोशनली सेफ फील करना पड़ेगा, ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका काम है। यानी वो अगर अपने आप को फिजिकली और इमोशनली सेफ मानेंगे, वो दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छे पॉजिटिव लर्निंग प्रोसेस में इंगेज हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर्स होते हैं हमारे कंप्लीट। अब आगे हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं बट डाटा रिलेटेड टू लर्निंग इन्वायरमेंट, इनको डिटेल में करते हैं। देखो अब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है और जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्लासरूम का क्लाइमेट। देखो क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा होगा, इसमें जो क्लासरूम क्लाइमेट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपस में टीचर और स्टूडेंट की, एक दूसरे को वो बाकायदा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ट्रस्ट वाला, रिस्पेक्ट वाला, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। एटमॉस्फेयर सपोर्टिव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लासरूम क्लाइमेट में आ जाती हैं, ये टीचिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर तो क्लासरूम इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी पूरी है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप पूरा पॉजिटिव है, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर है, तो उससे क्या होगा, उससे जो इंगेजमेंट है टीचर की भी और स्टूडेंट की भी वो फॉस्टर होगी, ज़्यादा होगी, पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, जो रिस्क टेकिंग है लर्नर्स के बीच अमंग वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो आपकी टीचिंग कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगी, समझ के। अब आगे एक पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा, वो यहीं पे मैं आपको साथ के साथ करवा दूं। हम बारी बारी ना एक्टिव पार्टिसिपेशन यूज कर रहे हैं, इसको समझते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की क्लासरूम में क्या है, देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की क्लासरूम में इंडिकेट करती है कि
टीचर और स्टूडेंट के दोनों के बीच में अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी चीजें, अपनी जो उनके माइंड में उनको आगे प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा उसको अच्छे से सुन रहा है। इससे क्या होगा, अगर ये चीज हमें दिख रही है, ये हमें शो करेगा कि इंगेजमेंट प्रॉपर है टीचर की भी स्टूडेंट की, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, वो अपने आप को लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है अगर वो अफेक्टिव है और क्लास रूम मैनेजमेंट है, ये दोनों चीजें, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं टीचिंग के लिए, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी आपको अफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस तो देनी ही देनी है, साथ में आपको क्लासरूम मैनेजमेंट भी करनी है। आपको ये दोनों टीचर को ये चीज़ें साइड बाय साइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं टीचिंग के, दोनों को बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। हम किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दे सकते उसके ऊपर। अगर हम मान लो अफेक्टिव इंस्ट्रक्शन देते हैं बट बच्चे शोर मचा रहे हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, वो उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि उनको भी कौन सा समझ आना, जैसे हम बोलते जाएंगे मशीन की तरह। अगर हम क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, मतलब बच्चा डिसिप्लिन, कोई भी बच्चा बोल नहीं रहा, आपको ध्यान से सुन रहा है, बट आपको कराने को ही नहीं कुछ है, तब भी वो बेकार है। सो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है स्टूडेंट कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन। आप कितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट को कोलैबोरेट करने के लिए, ग्रुप वर्क करने के लिए या इंटरेक्शन के लिए, ये सारे कंट्रीब्यूट करेंगे एक डायनामिक और पार्टिसिपेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट पे। देखो एक टीचर ऐसा होता है जो वो पढ़ा के चला जाता है, बस टेस्ट लेता रहता है, पूरा ईयर यही करता रहता है। दूसरा टीचर्स प्रोजेक्ट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो स्टूडेंट्स को आपस में कहता है कि आप पहले कोलैबोरेट करो, ग्रुप्स बनाओ, इकट्ठे हो, फिर एक चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करो। उसमें क्या होगा, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। हर बच्चा देखो जितने ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा वो इंटरेक्शन करेंगे, उतने से ज्यादा आइडियाज डेवलप होंगे। ये जो इंटरेक्शन है ये एक डायनामिक और पार्टिसिपेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। यानी टीचर जो कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, वो ग्रुप में यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग को फॉस्टर करेगा, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएगा कि पीयर टू पीयर इंटरेक्शन हो, नॉलेज शेयरिंग हो, सोशल लर्निंग हो। पीयर टू पीयर मतलब स्टूडेंट आपस में भी इंटरेक्ट करें, टॉपिक्स को डिस्कस करें, टीचर के साथ डिस्कस करें, वो जो नॉलेज टीचर के पास है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करे। अगर मान लो स्टूडेंट के किसी के पास थोड़ा सा उसको ज़्यादा पता है, कोई चीज़ उसको पता है जो टीचर ने अभी नहीं बताई, वो स्टूडेंट जब उसको शेयर करेगा, यानी नॉलेज शेयरिंग बन जाएगी क्लास एनवायरनमेंट में, सोशल लर्निंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। देखो जो आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसमें आप टीचिंग के प्रोसेस को कैरी आउट करते हो, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अकोमोडेट करे हर डाइवर्स लर्नर की नीड को थ्रू डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यानी टीचर जो लर्निंग एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहा है, जिसमें वो टीच कर रहा है, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी आपके डाइवर्स लर्नर्स हैं उनकी हर की नीड्स अलग है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, उनको हर को अकोमोडेट करके ही एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड प्रोवाइड किया जा सके। यानी जो टीचर्स एक फ्लेक्सिबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, यानी वो एक लर्निंग स्टाइल पे या टीचिंग स्टाइल पे स्टिक नहीं रहते, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्लेक्सिबल हैं, चेंज होते रहते हैं, वो इंडिविजुअलाइज्ड हर लर्नर को यानी हर इंडिविजुअल लर्नर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट टाइप की डाइवर्स टाइप की इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी लर्नर्स हैं उस क्लासरूम में वो उनके पास एक्सेस होगा और इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट वो गेन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है असेसमेंट एंड फीडबैक। ये इसका हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट का लास्ट फैक्टर है, जो कि है देखो एक अफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आप इंक्लूड करोगे ऑनगोइंग असेसमेंट को और फीडबैक मैकेनिज्म से। देखो अगर आप एक मतलब बोलते रहे, ठीक है आपकी टीचिंग पूरी इफेक्टिव है, मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन पूरी इफेक्टिव है, आप स्टूडेंट्स को बताते गए, बट आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा, उनसे फीडबैक नहीं ली, उनको असेस नहीं किया कि उनको समझ आया या नहीं आया, तो आपकी टीचिंग अफेक्टिव नहीं रह पाएगी। जो अगर आपने अफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट आपको चाहिए, तो आपको ऑनगोइंग असेसमेंट करनी पड़ेगी, यानी टाइम टू टाइम आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा, टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, उनको समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, उनसे आपको इस इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए फीडबैक मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो टीचर्स टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस की,
वो और वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए, और लर्नर्स को इवन उनको भी यानी लर्नर्स को स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए। वो प्रमोट कर पाएंगे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और मेटा कॉग्निशन को। ठीक है, समझ आ गया। अब हम लास्ट हमारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे। अब ये इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेटेड है, इनको स्टडी करते हैं और फिर आज का सेशन हम कर देंगे वाइंड अप। इससे हमारी पेपर 1 की यूनिट 1 की एक और लाइन कंप्लीट हो जाएगी सिलेबस के विद ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड। देखो अब करने जा रहे हैं लीडरशिप और सपोर्ट। पहला फैक्टर आता है स्कूल की लीडरशिप कैसी है। वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी एक सपोर्टिव और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, टीचिंग के लिए। अगर स्कूल की लीडरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है तो जो उसमें लर्निंग एनवायरनमेंट यानी जो टीचिंग के लिए इन्वायरमेंट चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और कंड्यूसिव हो जाएगा, हर चीज़ को वो अकोमोडेट करेगा। सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, अगर वो सपोर्टिव है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे टीचर्स को, अच्छे वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हर जो चाहे वो टेक्नोलॉजी के हो चाहे रिसर्च के, जिससे भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी यानी बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि जो ग्रोथ को फोस्टर किया जा सके और जितनी आपकी अफेक्टिवनेस आपने अगर बना लेके आनी है टीचिंग में, उसको इनहेंस किया जा सके। ठीक है, सेकंड आती है पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। अब ये क्या है, ये आ गया हमारा पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज और गाइडलाइंस यानी जिस इंस्टीट्यूशन में टीचिंग का काम किया जाता है उसकी क्या पॉलिसीज है, क्या गाइडलाइंस है टीचिंग के रिगार्डिंग या लर्निंग के रिगार्डिंग। ये सारी पॉलिसीज और गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को शेप करती है। पॉलिसीज और गाइडलाइंस, पॉलिसीज बेसिकली क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, आप एक ना गाइडलाइंस यानी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हो जिसके अंदर टीचिंग ने कंडक्ट होना है। सो ये टीचिंग के रिलेटेड जो पॉलिसीज और गाइडलाइंस है जो इंस्टीट्यूशन बनाता है, वो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस जो टीचर के द्वारा यूज की जाएंगी टीचिंग के टाइम पे, उनको शेप करेगा। अगर तो आपकी पॉलिसीज क्लियर और इफेक्टिव है, वो गाइडलाइंस अच्छी यानी वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी करिकुलम को डेवलप करने के लिए। अगर तो टीचर्स को अच्छे से समझ आ रहा है, उनको पॉलिसीज इंस्टीट्यूशन की क्लियर और इफेक्टिव है, तो जो करिकुलम डेवलप होगा वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट, एडिक्वेट और प्रॉपर होगा। असेसमेंट प्रैक्टिसेस बहुत सॉलिड फॉलो की जाएंगी इंस्टीट्यूशन में। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, वो इंगेज करेंगी लर्नर्स को, उनकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगी। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज बहुत अच्छी अवेलेबल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज। देखो जो कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज है टीचर्स के लिए, यानी इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज हो गया, ग्रेड लेवल और सब्जेक्ट एरिया टीम्स हो गया, या इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस हो गया। ये सब कुछ आ जाता है कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज में जो टीचर्स के लिए होती हैं। जैसे कि अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कर रहे हो, टीचर्स को जो कम्युनिटी से आप सीख रहे हो, यानी वो कैसी है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज। जो आपका सब्जेक्ट है, देखो हर आपको पता ही है हर इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो उसमें टीम है, जो ग्रेड लेवल की या सब्जेक्ट एरिया टीम है, वो कैसी है, आपके दूसरे डिसिप्लिन के साथ, जैसे दूसरे सब्जेक्ट एरियाज के साथ जो कोलैबोरेशंस है इंटरडिसिप्लिनरी, वो कैसे हैं। सो ये सारी चीज़ें नॉलेज शेयरिंग को फोस्टर करेंगे, कोलैबोरेशन को इनकरेज करेंगे, वो आपस में काम करेंगे और टीचिंग प्रैक्टिसेस की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, और लास्ट फैक्टर आता है हमारे पास पेरेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। देखो अगर तो आपके पास स्ट्रॉन्ग पेरेंट और कम्युनिटी इंगेजमेंट है, यानी इंस्टीट्यूशंस के पास स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, लर्नर्स के पेरेंट्स की और कम्युनिटी की इंगेजमेंट है, तो ये सिग्निफिकेंटली टीचिंग को इम्पैक्ट करेंगे। अगर आपकी पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप्स हैं, अच्छी पार्टनरशिप्स अब पॉजिटिव वे में है, वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, हमें इश्यूज पता चलेंगे जो रियल वर्ल्ड में है, उनको डिस्कस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें टीचिंग और लर्निंग के एक्सपीरियंस को एनरिच कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको
6 के 6 कैटेगरीज के जो फैक्टर्स टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं उनको बता दिया है। अगर मैं आपको इसको कंक्लूड करते हैं अब टॉपिक, अगर मैं आपको कंक्लूजन में कहूँ, देखो जो आपके अफेक्टिव टीचिंग है वो बहुत सारे रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जो 6 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। टीचर के भी हमने पढ़ लिए, लर्नर के भी पढ़ लिए, स्पोर्ट मटेरियल के भी कर लिए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के भी हो गए, लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन। ये 6 कैटेगरीज में इतने रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं, मैंने आपको मेजर फैक्टर्स सारे करवा दिए, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कोई भी आप फैक्टर जज कर सकते हो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। ये सारी चीजें अफेक्टिव टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। टीचर की नॉलेज, उसका क्या प्रायर एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास पेडागॉगिकल स्किल्स है, क्या उसकी पर्सनल क्वालिटीज है, ये सारी अफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत एसेंशियल है। लर्नर के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, लर्नर तैयार है सीखने को, उसका लर्निंग का स्टाइल उसको कौन सा पसंद है, क्या उसके पास कॉग्निटिव एबिलिटीज है, कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से वो आ रहा है, ये उसके अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे इम्पैक्ट डालेगा। स्पोर्ट मटेरियल जो टीचिंग के टाइम पे यूज किया जाता है, कौन सा करिकुलम आप फॉलो कर रहे हो, टेक्स्ट बुक्स रेलेवेंट है या नहीं, टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, रिसोर्सेज हैं अवेलेबल या नहीं है, ये सारी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को शेप करेंगे। अगर आपके पास एडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बन जाएगी। यानी ये दोनों चीज़ें अफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो आपके इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स यानी लीडरशिप पॉलिसीज कैसे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जा रहे हो, कोलैबोरेशन लेवल क्या, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ये आपके टीचिंग लर्निंग के जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस फर्दर लेवल पे करेंगे। अगर हम इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और टीचर्स प्रॉपरली एड्रेस करते हैं, तो जो एजुकेटर्स हैं ना, वो एक ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं लर्निंग और एजुकेशनल आउटकम्स को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आप YouTube चैनल को, अगेन आई एम सेइंग, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिलेबस कवर अप करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, ताकि जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में यूजीसी नेट प्लस JRF क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए। सो आपको PDFs भी प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कल ना मैंने एक चीज़ एनालाइज की है, जितने स्टूडेंट्स आपको, जितने टेलीग्राम में आप PDFs तो देख रहे हो, इवन उससे भी ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम पे PDFs देख रहे हैं, बट आप सेशंस को वॉच नहीं कर रहे। देखो मैं बार बार आप कह रहा हूँ, आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं थोड़ी आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो देखने का जो मुझे बेनिफिट होगा। सो आपका ही फायदा, मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ आपको, क्योंकि PDF खुद नहीं बोलेगी, जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो तो मेरे माइंड में डायरेक्ट आ रही है पढ़ाते समय। सो वो PDF खुद नहीं बोलेगा, आप सेशंस को जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़्यादा 10-10, 20-20 घंटे के सेशंस है, जस्ट हार्डली 1 आवर का सेशन होता है। अगर आप अपने एक डे में 1 आवर ही नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप यूजीसी का क्यों सोच रहे हो? अगर आपको यूजीसी और JRF अचीव करना है, तो आपको 2 से 3 घंटे एक दिन में स्टडी को डिवोट करने ही पड़ेंगे। सो सेशंस, वीडियो सेशंस जरूर देखो। ये क्लासेस हैं, कुछ टाइम अगर आप कहो तो कुछ टाइम बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो डू सेशंस देखो, उसके बाद PDF को गो थ्रू हो, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। अगर आप PDF पे भी जाते हो, ठीक है, नो डाउट उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक और रेलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइडेड है। बट जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो PDF खुद आपको नहीं समझाएंगे। ठीक है, सो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। आज हमारे पेपर 1 की क्लास कंडक्ट हो गई। कल अब हम डेली बेसिस पे दोनों अल्टरनेट डेज पे, एक दिन पेपर 1 की क्लास कंडक्ट होती है जनरल पेपर की, एक दिन पेपर 2 कॉमर्स की होती है, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो कल हम आगे अपनी सिलेबस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। पेपर 2 कॉमर्स की क्लास लगेगी, परसों फिर पेपर 1 की अगेन क्लास लगेगी। सो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, आपको पता चल जाएगा जब भी क्लास लाइव हो जाए। ठीक है, सो आज का सेशन हम करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं कल विद पेपर 2 कॉमर्स क्लास, उसके विद द न्यू सेशन, विद द न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं फिर कल। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।